दोस्तों आप देख रहे हैं डीएलएस न्यूज़ पॉइंट। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर और कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए पहली सबसे बड़ी खबर, योगी सरकार ने दिव्यांग छात्रों को मुफ्त मोटराइज ई ट्राईसाइकिल देने की घोषणा की है। इससे दिव्यांग छात्रों को न केवल राह आसान होगी बल्कि उनके सपनों की उड़ान भरने में मदद मिलेगी। जिले की दिव्यांग छात्राओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का एक अनोखा और अनमोल तोहफा साबित होगा। सरकार अब स्कूल, कॉलेज और तकनीकी ट्रेनिंग सेंटर जाने वाली दिव्यांग छात्राओं को आने जाने की असुविधा से मुक्ति दिलाने के लिए मुफ्त डिजिटल ई ट्राईसाइकिल वितरित करने जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट वितरण में कांग्रेस महिला प्रत्याशियों को भी बढ़ावा देगी। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए दिए जाने वाले तीन प्रत्याशियों के पैनल में एक महिला का नाम भी शामिल करने को कहा गया। महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा पर दबाव बनाने और महिलाओं में पैठ बनाकर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, पिछले वर्ष अगस्त और सितंबर में हुई अधिक वर्षा और खेतों में जल भराव के कारण 4,442 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर लगी हुई पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। प्रभावित किसानों को 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने लगभग 33 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को स्वीकृति दी। प्रभावित किसानों के बैंक खातों में मुआवजे की राशि भेजी जाएगी। वहीं आगे मौसम अपडेट पर नजर डालते हैं। देखिए देश में प्रचंड गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने अब राहत देने वाला अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। इस बारिश के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। वहीं तेज हवा के चलते पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई। पहाड़ी राज्यों के लोगों के लिए भी टेंशन वाला अलर्ट जारी किया गया। वहीं पूर्वी भारत के कई राज्यों में आसमानी बिजली गिरने और बादल गरजने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं देखिए संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। अब चर्चा है कि सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को फिर से ला सकती है, जिसके तहत 2029 में इसे लागू करने की तैयारी होगी। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के प्रावधान वाले विधेयक और समान नागरिक संहिता से जुड़ा विधेयक भी पेश किया जा सकता है। इन विधेयकों को पारित कराने के लिए सरकार को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। राज्यसभा में एनडीए सरकार की स्थिति 150 सांसदों के समर्थन के साथ मजबूत है, जहां 161 की जरूरत होती है। बचे हुए 11 सांसदों का समर्थन आसानी से मिल सकता है, लेकिन बड़ी चुनौती लोकसभा में होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड से वंचित लोगों को बड़ी राहत दी। सरकार के नए आदेश के अनुसार अब वार्षिक आय सीमा को 1,20,000 रुपये तक बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया है। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा जो अभी तक राशन कार्ड का लाभ नहीं ले पा रहे थे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में कोविड का प्रकोप फिर से बढ़ चुका है। पिछले 10 दिनों में कोविड के मामलों में हल्की बढ़ोतरी देखी गई, बल्कि इन्फ्लुएंजा की तरह वायरस के उतार चढ़ाव का हिस्सा है। इसी के साथ आगे देखिए, नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित धांधली, पेपर लीक मामलों की जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में अब सपा से मैनपुरी सांसद डिंपल यादव भी आ चुकी है। भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन पर शनिवार को हुई कार्रवाई के विरोध में उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट कर भाजपा को सरकार को तानाशाह बताया। वहीं देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। अटकलें लगाई जा रही है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी एनडीए में शामिल हो सकती है। इन सब के बीच खबर आ रही है कि इसके लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया। सूत्रों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हवाला देते हुए कहा कि शरद पवार गुट के साथ आधिकारिक तौर पर जुड़ने के लिए एनसीपी के 2 विरोधी गुटों का फिर से एक होना जरूरी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आम आदमी पार्टी ने 21 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती कराने और प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज करने की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार सोनम वांगचुक के संसद तक शांतिपूर्ण कूच के आह्वान से घबरा गई है। इसी वजह से सुबह सुबह जंतर मंतर पर पुलिस भेजकर युवाओं पर लाठीचार्ज कराया गया और वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देहरादून में छात्रों के साथ संवाद के जरिए उत्तराखंड के युवाओं को साधने के लिए भर्ती प्रक्रिया, बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा जैसे मुद्दे उठाए, लेकिन छात्रों की गूंज कार्यक्रम में यह अपेक्षा के अनुरूप प्रभाव छोड़ता नहीं दिखा जितना कांग्रेस को उम्मीद थी। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। राज्य के लिए कोई विस्तृत वैकल्पिक रोड मैप सामने नहीं ला पाए। इसका असर संवाद में भावनात्मक जुड़ाव की कमी के रूप में दिखाई दिया।
इसी के साथ आगे देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को शुक्रपुर से राजधानी दिल्ली के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों से यहां रहने वाले लाखों लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। आज के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली में 415 से अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर के माध्यम से लोगों को घरों के निकट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। वहीं देखिए दोस्तों, सरकार ने लोकसभा सीटें बढ़ाने और 2029 से महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत जुटाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब इस दिशा में सरकार को एक अहम कामयाबी मिल सकती है। 22 सदस्यों वाली डीएमके पार्टी ने कहा कि अगर सरकार यह गारंटी दे कि परिसीमन से तमिलनाडु और दूसरे दक्षिणी राज्यों के हितों को नुकसान नहीं होगा और राज्यों का हिस्सा पहले ही साफ कर दिया जाए, तो वह बातचीत के लिए तैयार है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा सपा और भाजपा के बीच राजनीतिक जंग का केंद्र बन चुका है। इंटरनेट मीडिया पर दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां सपा भाजपा को चढ़ावा चोर बता रही है, वहीं भाजपा सपा को रामद्रोही करार दे रही है। वहीं अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष तय समय पर होंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि विधानसभा चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इन्हें तय सीमा के भीतर कराना अनिवार्य होगा। ऐसे में जनगणना का कार्यक्रम चुनाव में बाधा नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले वर्ष मार्च से मई के बीच समाप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष 22 मई तक है, जबकि उत्तराखंड का 28 मार्च, पंजाब का 16 मार्च और गोवा 14 मार्च और मणिपुर का कार्यकाल 13 मार्च को समाप्त हो रहा है। वहीं देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में 576 करोड़ रुपए की 57 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। उन्होंने 2017 से पहले की अव्यवस्थाओं की तुलना में वर्तमान में यूपी के विकास और कानून व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में हर जिले में दंगा होते थे, हर थाने में माफिया था, हर जिले में सिंडिकेट बने हुए थे जो युवाओं के रोजगार को प्रभावित कर रहे थे। 2007 से 17 तक प्रदेश की शुगर मिलों को बेचा गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान अमेरिका तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। अब देश में ईंधन की कीमतें रोजाना तय की जाएंगी, जिस पर डीलर्स एसोसिएशन ने विरोध जताया। इसी के साथ अगला अपडेट देखिए, डीजल और पेट्रोल चालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने नई प्रोत्साहन योजना लागू की। इसके तहत इलेक्ट्रिक 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन खरीदने वाले लोगों को डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि वाहन खरीदते समय पूरी कीमत का भुगतान वाहन मालिक को स्वयं करना होगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुदान की राशि सीधे उसके बैंक खाते में भेजी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, यमुनानगर जिले के एक गांव में स्कूली छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोप का मामला सामने आया। साडोरा थाने की पुलिस ने एक युवक, उसकी मां, 2 भाइयों और 3 अन्य साथियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। छात्रा के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी 3 बेटियां गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में देखिए, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही पेयजल की समस्या को स्थायी रूप से समाप्त करने और दूर दराज के ढाणियों तक स्वस्थ पीने का पानी पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रभावी पैरवी और केंद्र सरकार के साथ निरंतर बातचीत के सकारात्मक परिणाम धरातल पर दिखने लगे, जिसके तहत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान को 537 करोड़ रुपए की भारी भरकम केंद्रीय सहायता राशि स्वीकृत कर दी है।